उनको अपनी आवाज़ उठाना अपराध घोषित करने के लिए ही तो ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार दिन रात काम कर रही है, लेकिन असम होने नहीं देंगे। ये 144 का जो मिसयूज़ हो रहा है, ये अपने आप में, इस केस में हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को, अपने आप में एक अपराध है। वरना कहाँ है वो डीसीपी साहब जिन्होंने ऑर्डर किया है, कहाँ है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस जिन्होंने इजाज़त दी है ये 144 लगाने की डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए? वहाँ कितने और प्रोटेस्ट हो रहे हैं? तो सिर्फ एक डॉक्टर रितु का ही प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए 144 लगानी थी। अगर मान सम्मान आरएसएस के गुंडों का है ना, तो डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोगों का ही मान सम्मान है। रहा के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त अगर अभी आपका है तो हमारा भी आएगा। जो अन्याय हमारे साथ किया है, जो बर्बरता हमारे साथ की है ना, हैरेसमेंट का केस तो आप पे भी लगेगा। हमें किस तरह से, किस बर्बरता से खींचा, आखिर किस दोष के हम लोग आरोपी थे, इतनी बर्बरता पुलिस ने दिखाई है। पुलिस याद रखे, तेरे दमन का हम भी इलाज करेंगे बहुत आपने जिस तरह से कहा कि डॉक्टर रितु भी जेल गई है, प्रोफेसर लक्ष्मण भी जेल गए हैं, और भी लोग जेल गए हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है अभी तक ये लोग जेल नहीं गए हैं। और मेरा एक बहुत, क्योंकि पीड़ा है मेरे अंदर भी, मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ। जब रितु आंदोलन करती है तो तमाम बहुजन समाज के लोग या अधिवक्ता लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं जब एक बहुजन समाज की एक और बेटी जिसका नाम है नीलम बोध, जो लगातार 22 दिन तक गोरखपुर सलाखों के बीच में मानसिक प्रताड़ना झेलती है, तब ये समाज क्यों नहीं बोलता? साहब जब बार बार हमें तंग करने आ रहे थे, खींचातानी कर रहे थे, उसके बाद एंड में हमें डिटेन करने से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में सीधे जो प्रॉक्टर ऑफिस है, प्रॉक्टर ऑफिस के अंदर एसएचओ गए, आईपीएस अधिकारी गई, उन्होंने आज वाइट सूट और ब्लू रेड सूट और वाइट शॉल पहना था, फोटोज है हमारे पास। आईपीएस अधिकारी वो मैडम और एसएचओ साहब प्रॉक्टर ऑफिस में गए, जिस प्रॉक्टर ने पहले भी मुझ पे धमकी दी है, पहले भी उस पर एफआईआर है हमारे ही केस में। उसने हमें वॉशरूम जाने के लिए मना कर दिया था, प्रोटेस्ट उठाने की, मारने की धमकी दी थी। वाइस चांसलर तक ने उसी प्रॉक्टर ऑफिस में जब एसएचओ साहब वहाँ से निकल के आए तब ये हुआ। और हमने अब एसएचओ साहब को पूछा आप कहाँ गए थे, कहते मैं तो वो वॉशरूम गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, कड़कड़ाती ठंड है और इस कड़कड़ाती ठंड में आप देख पा रहे हैं हम हैं बुराड़ी थाने पर, और बुराड़ी थाने में आज जो प्रकरण हुआ है उसी को लेकर मैं चर्चा करूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में केंद्र में स्थापित हुई है, लगातार दलितों पर कहीं ना कहीं अत्याचार, शोषण बढ़ रहे हैं। दलित जब जब आंदोलन करते तो कहीं ना कहीं उन्हें जो पुलिस प्रशासन है उसकी तानाशाही का सामना करना पड़ता है। साथियों, ज़्यादा समय नहीं बिताया, अभी पिछले दिनों जिस तरह से आप सबको पता है कि गोरखपुर में एक आंदोलन हुआ और उसमें 22 दिन गोरखपुर सलाखों के पीछे में रहकर आई, और अभी जिस तरह से कहर टूटा है बहुजन समाज की बेटी प्रोफेसर रितु पर, तो उनको यहाँ पर आज लेकर आया हो गया है, और तमाम बहुजन समाज के युवा हैं उनको भी यहाँ पर लेकर आए। तो आइए एक बार उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। और तो कोई लगता है कि हम बियॉन्ड लॉ हैं, तो लॉ से बंधा हुआ एक राष्ट्रपति भी है, लॉ से बंधा हुआ सुप्रीम कोर्ट जज भी है, और वी आर रियल प्रोटेक्टर ऑफ लॉ। अब एक चीज़ और, मैं लीगल, आपने टेक्निकल मुझसे सवाल पूछा है, तो अगर आप धरना प्रदर्शन का जो अधिकार है, राइट टू ऑर्गेनाइज एनी पीसफुल गैदरिंग, और 144 में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमारे जो अधिकार हैं वो प्रिवेल करेंगे। और SC/ST एक्ट के अंदर में आज अगर डॉक्टर रितु आई हैं तो इन्हें, पुलिस को, मैं एक ओपिनियन, लीगल पुलिस को ओपिनियन दे देता हूं कि पुलिस एफआईआर दर्ज करे, उसके बाद में चाहे वो अपना क्लोजर रिपोर्ट लगाए या कुछ भी लगाए, परंतु इस मूवमेंट पे पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। और डॉक्टर रितु के साथ पूरा का पूरा, मैं एडवोकेट फ्रेटर्निटी की बात करूं, साथ है। सर, एक सवाल और निकल कर आता है कि उस परिसर से अलग थाने में लाया गया, तो कंप्लेंट किसके अगेंस्ट बनता है? देखिए, उस परिसर, जब आप ट्रायल की बात करते हैं तो सीआरपीसी के अंदर ट्रायल का कोई भी नहीं है। जहां डॉक्टर रितु ओरल शिकायत देंगी वहां पर एफआईआर दर्ज होगी, चाहे वो बुराड़ी थाना हो, चाहे वो मोरिस नगर थाना हो। नहीं, अब जो डिटेन है, जो डिटेन है वो बुराड़ी थाने के अंदर होंगी, और यहाँ एफआईआर जो होगी हर उस दोषी के खिलाफ होगी जिन्होंने, कह रहे कि मामला हमारे थाने का तो है ही नहीं, बस स्पेस के लिए लाया गया स्पेस। अच्छा, एक चीज बताए, मैं आपको बता दूं कि अगर डॉक्टर रितु के साथ इससे बुरा कुछ हो जाता है इस थाने के अंदर, और कल हो सकता है इनके साथ कुछ बहुत भयावह और भयानक हो जाता,
तो क्या फिर हम FIR दर्ज कराने मोरिश नगर थाने जाते? और रही बात रात के बाद सूर्य अस्त के बाद में कोई भी महिला थाने नहीं आ सकती। और जब आप गाड़ी के अंदर, बस के अंदर इनके साथ बदतमीजी करते हुए लाते, देखिए पुलिस वालों के पास कैमरे होते हैं, है ना, सबके पास कैमरे हैं। और अगर कोई एडवोकेट या कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति या डॉक्टर रितु अगर पुलिस के साथ मिसबिहेव करते तो मैं बता रहा हूं कि अभी तक इन पे 186, 353, 323, 324, 325 का मुकदमा दर्ज करके डॉक्टर रितु को अरेस्ट कर लेते। परंतु इनके पास जो है कोई इस बात का सबूत नहीं है कि डॉक्टर रितु जो है एक्यूज्ड है। मैं कहता हूं कि डॉक्टर रितु जो विक्टिम है और इस मामले में हम FIR दर्ज कराकर तभी हम घर जाएंगे। आज ये देखिए कि बहुजन समाज के लिए आंदोलन कुचलना ये आज साल, 2 साल, 5 साल की बात नहीं है। हजारों साल से हम लड़ते आ रहे हैं क्योंकि इन्हें डर लगता है हमारे लड़ने से, इन्हें किसी चीज़ से डर नहीं है। अब जब आंदोलन की बात है, आपने कहा कि हमारे पत्रकार भी जेल जाते हैं, हमारी डॉक्टर रितु भी जेल गई है, लक्ष्मण यादव भी जेल गए हैं, प्रोफेसर साहब भी जेल गए हैं, तो बहुत सारे लोग, आप देखिए ये दिल्ली में रह रहे हैं। अगर ये इन्हें लगता है कि दिल्ली का डर दिखा के, दिल्ली पुलिस का डर दिखा के बहुजन समाज के आंदोलन को ख़त्म कर देंगे, तो मैं बता दूं कि बहुजन समाज के एडवोकेट, मैं बीइंग एडवोकेट को अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अभी हम मरे नहीं हैं। सर अभी आपने जिस तरह से कहा कि डॉक्टर रितु भी जेल गई हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण भी जेल गए हैं, और भी लोग जेल गए हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है अभी तक ये लोग जेल नहीं गए हैं। और मेरा एक बहुत, क्योंकि पीड़ा है मेरे अंदर भी, मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ। जब रितु आंदोलन करती है तो तमाम बहुजन समाज के लोग या अधिवक्ता लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन वहीं जब एक बहुजन समाज की एक और बेटी जिसका नाम है नीलम बोध, जो लगातार 22 दिन तक गोरखपुर सलाखों के बीच में मानसिक प्रताड़ना झेलती है, तब ये समाज क्यों नहीं बोलता? देखिए नीलम जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये शायद आपको ये बात अजीब लगेगी, बहुजन समाज को भी लाइमलाइट चाहिए लड़ाई के लिए। अब ये देखिए कि नीलम के साथ क्यों नहीं पूछता, मैं इंडिविजुअली में बात करता हूँ कि नीलम बोध जी के साथ क्यों नहीं पूछते, डॉक्टर रितु के साथ क्यों आ जाते हैं। ये बहुजन समाज अनपेड लेबर है, बहुजन समाज अनपेड लेबर है। अगर उनके पास नीलम बोध या डॉक्टर रितु के आंदोलन में शामिल होने की बात होगी तो शायद वो ना नुकर करें, परंतु वहीं एक वर्ग की अगर आंदोलन होगा तो ये छाती चौड़ा के उस वर्ग का बहुजन आंदोलन के नाम पे समर्थन करते हैं। मुझे ये बताओ, आप बहुजन राजनीति की बात करते हो, बहुजन आंदोलन की बात करते हो, मैं अनुसूचित जाति के आंदोलन की बात करता हूं। अगर मेरे पास कोई शेड्यूल कास्ट का कोई आंदोलन की बात है तो जाहिर बात है ये हमारी गलती है, मेरी गलती है कि अगर मैं डॉक्टर नीलम बोध के साथ नहीं खड़ा, ये मेरी गलती है अगर मैं डॉक्टर रितु के साथ नहीं खड़ा। परंतु अगर मैं लक्ष्मण यादव के आंदोलन में जाता हूं या किसी दूसरे के आंदोलन में जाता हूं तो शायद ये बात सही नहीं है, क्योंकि मुझे चूज करना पड़ेगा कि मेरा घर कौन है, मेरा बहन कौन है, मेरा अपना परिवार कौन है, मेरे आंदोलन क्या है। मैं अपने घर में अगर आग लगी होगी और दूसरे के घर में आग लगी है तो सबसे पहले मैं अपने घर का ही आग बुझाऊंगा। पत्रकारों को आज भी डिटेन करना हाँ, नहीं, पत्रकारों को लाया गया है, परंतु ऐसे पत्रकार जो ब्लैकमेलिंग करते हैं उन्हें हीरो बनाया जाता है। जिन पत्रकारों को सरकार का संरक्षण होता है वो यहाँ पर हीरो है, परंतु आप जैसे लोग जो गूंगे बहरों को आज आवाज़ दे रहे हैं वो इनकी नज़रों में विलेन है। और मैं आपको बता दूं कि आज हम जब बुराड़ी थाने में खड़े हैं तो हो सकता है पत्रकारों के साथ साथ हमारे खिलाफ भी एक फेक शिकायत जो है पुलिस दर्ज कर ले, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई डॉक्टर रितु के साथ आएगा, नीलम के साथ आएगा या किसी पत्रकार के साथ आएगा तो हम उसे डरा देंगे। तो ऐसा नहीं है। लगातार 144 धारा का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन ये जो धारा होती है सिर्फ बहुजन समाज के लोगों पर ही क्यों लागू होती है? देखिए, आपको बात कहना चाहूँगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात में कानून एकदम साफ कर दिया है। धारा 144 कोई ऐसा हथियार नहीं है जो परमानेंटली इस्तेमाल होता रहेगा। धारा 144 अमन में खलल के लिए होता है। धारा 144 इसलिए इस्तेमाल अगर कोई करता है कि एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट, जो जहाँ पे और लोग भी प्रोटेस्ट करते रहें, सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को वहाँ प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाना, तो वो SC/ST एक्ट में एक अपराध है। धारा 144 का इस्तेमाल गलत तरीके से करना भी SC/ST एक्ट में एक बड़ा अपराध है। जो आंदोलन करना गुनाह हो गया है? नहीं, भारत देश में गुनाह नहीं हो गया है। जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको अपनी आवाज़ उठाना, जो लोग सरकार के खिलाफ कोई भी हों उनको अपनी आवाज़ उठाना अपराध घोषित करने के लिए ही तो ये RSS और BJP की सरकार दिन रात काम कर रही है, लेकिन असम होने नहीं देंगे। ये 144 का जो मिसयूज़ हो रहा है ये अपने आप में, इस केस में हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को, अपने आप में एक अपराध है। वरना कहाँ है वो DCP साहब जिन्होंने ऑर्डर किया है, कहाँ है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस जिन्होंने इजाज़त दी है ये 144 लगाने की, डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट ख़त्म करने के लिए। वहाँ कितने और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो सिर्फ एक डॉक्टर रितु का ही प्रोटेस्ट ख़त्म करने के लिए 144 लगानी थी।
तो ये ऐसे बात छोड़ी नहीं जाएगी, कहीं से तो शुरुआत होनी है ना। वो शुरुआत अब हो चुकी है। हम भारत के संविधान की ताकत, पीसफुल प्रोटेस्ट की ताकत पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि इससे बड़ा तरीका देश में न्याय लेने का दूसरा नहीं है। ये हम वादा करते हैं, ये सब हम वादा कर रहे हैं आज कि हम दिखाएंगे भारत के संविधान की ताकत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो इतनी कुर्बानियाँ दे के, इतनी लड़ाइयाँ लड़ के सबसे जो संविधान बनाया है ना, वो सबकी रक्षा कर सकता है, चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। ये हम दुनिया को दिखाएंगे। पर अच्छा जी, अभी क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? हम सिर्फ हम किसी प्रशासन से, जो हमारे नौकर हैं, ये पुलिस वाले हमारे नौकर हैं, डीसीपी साहब जो ये अपराध कर रहे हैं वो जनता के हमारे नौकर हैं। हम ये चाहते हैं जो भारत के नौकर, भारत की जनता के नौकर, सिविल सर्वेंट्स, जो जिस संविधान की शपथ लेके कि मैं सत्य निष्ठा से इसका पालन करूंगा संविधान का, और बिना द्वेष के किसी के खिलाफ भी बराबर की नज़र से देख के काम करूंगा, इस शपथ को अक्षरता निभाएं। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहते। जो कानून है उसका पालन किया जाए, हमारी एक ही मांग है। कानून को जो तोड़ेगा वो जेल जाएगा, हमारी एक ही मांग है। और अब अमित शाह साहब के कहने में आके कानून का उल्लंघन पुलिस मजबूरी में कर रही है या खुद अपनी प्रमोशंस के लिए कर रही है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा, इन्वेस्टिगेशन बताएगा। लेकिन अपराध पुलिस के अधिकारी बार बार कर रहे हैं डॉक्टर रितु के केस में, और ये हम जाने नहीं देंगे इस बात को। हम कल भी बता रहे हैं, हमने ऑलरेडी 156(3) लगा दी है मॉरिस नगर थाने के और डीसीपी और वाइस चांसलर सबके खिलाफ। और यहाँ के लिए भी अगर हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जो रवैया नज़र आ रहा है, यहाँ के भी सारे अधिकारी डीसीपी साहब तक धारा 4 के अपराधी बन रहे हैं इस वक्त। जो ये अपराध कर रहे हैं वो अभी इनकी कंप्लेंट ना लेकर वो अपराध खुलेआम कर रहे हैं, तो ये अपराध हम होने नहीं देंगे बहुत लंबे टाइम तक। ये हम वादा करते हैं। डॉक्टर रितु वहीं पे प्रोटेस्ट पे बैठेंगी, ये हम वादा करते हैं। दुनिया देखेगी इस बात को। डॉक्टर रितु जी, 135 दिन लगातार आंदोलन आपका जारी रहा, तो क्या आपने सोचा था कि 135 दिन आपको इस तरह से यहाँ पर आना पड़ेगा? 136 दिन आज हुए हैं। सोचा क्या, मतलब ये तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं बार बार कहती हूँ, ये पीछे से वार करते हैं, सामने से वार नहीं कर सकते। और जैसे कोई क्रिमिनल किसी की जासूसी करते हैं ना, चोर डकैत, इन्होंने मेरी जासूसी वैसे करी। इन्होंने ठीक उस टाइम अटैक किया आंदोलन पे जब मैं वॉशरूम गई थी, जब मैं नहाने धोने गई थी। इन्होंने क्योंकि एक स्कॉर्पियो हमारे बिल्कुल प्रोटेस्ट के ठीक सामने खड़ी थी, काले शीशे वाली। हमें 2-3 बारी शक भी हुआ कि अंदर से कोई देख रहा है। कल वो पूरा दिन पूरी रात प्रोटेस्ट साइट पे रही और मुझे लग रहा था कोई है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कल साथ ही आशुतोष को भी धमकी आई, वहाँ से एबीवीपी का लड़का था, वो धमकी देकर कर गया और वो बार बार मतलब मिडल फिंगर दिखा के गया कि तुझे तो देख लूंगा मैं। उसने फ़ोन भी किया धमकी के लिए। अब ये है कि क्योंकि जो वहाँ का मेन चेहरे हैं, जो वहाँ पे बोलते हैं, अपने हक की बात करते हैं, क्योंकि ये छात्र अध्यक्ष भी है वहाँ पे और एक मुखर आवाज़ भी है, तो इस तरीके से उन्होंने हमें टारगेट किया। अब बात यह है कि क्रिमिनल्स जैसा काम करते ना, जब मैं वहाँ से चली गई, जो बेचारे मेरे साथी बैठे हुए थे वहाँ पे, सोए हुए थे वहाँ पे, उनको सुबह 7:30 बजे खींचा, उसमें से निकाला और तोड़ फोड़ करी। उन्होंने खुद बताया, एक साथी ने फ़ोन करके इतनी देर में उसका फ़ोन छीन लिया गया कि मैडम बाबा साहब की फ़ोटो हमारे मुंह पे फाड़ी है और ये बोला ये तुम्हें इंसाफ दिखाएगा, इसको भी देख लेंगे, तुमको भी देख लेंगे। साले उठो, गंदी गंदी गालियाँ निकाल के उनको माँ बहन की गाड़ी में बिठाया और इतनी बात हुई और हमने कहा कहाँ लेके जा रहे, तब तक उनके हाथ से फ़ोन छीन लिया गया। और हमें नहीं पता वो हमारे 5 साथी कहाँ पे, हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन हमारे ऑफिस में 4 साथी थे जिनका रोस्टर पे नाम था। अब आप ये समझ रहे हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से आप यूनिवर्सिटी के अंदर 144 कैसे लगा सकते हो यार? हम तो साइड पे बैठे, हम रोड पे थोड़ी ना है, हम किसी के बीच में थोड़ी ना आ रहे, हम तो प्रांगण जो जहाँ पे अक्सर हर कोई प्रोटेस्ट करता है, और वहाँ पे सामान्य वर्ग के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कुछ दिन पहले, और डीन ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से आते हैं, रजिस्ट्रार आते हैं, उन्हें जूस पिला के जाते हैं और उनका प्रोटेस्ट उठवाते हैं। ये बर्बरता हमारे साथ ही क्यों? जिस तरीके से मारा कुटाई करी है हमारी, जिस तरीके से धमकियां दी, मुझे यहाँ तक इतना फोर्स किया गया कि अब भी उतरो गाड़ी से, नीचे उतर जाओ, यहाँ से भाग जाओ, जा सकती हो तुम, हमारी तरफ से फ्री हो, भी उतरो यहाँ से। तो मैंने उसको पूछा, आप मुझे क्यों उतारना चाह रही है? एक तरफ तो आप पकड़ के लाए हैं डिटेन करके, और आप बोल रहे हैं नाम लिखवाओ, दूसरा क्या आप मुझे मारना चाहती हैं? क्या है आपकी पॉलिसी, क्या आप चाहते, क्या षड्यंत्र क्या है इसके पीछे? उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा ये आप कह रही हैं, ये सीनियर कोई कह रहा है? कह रही है आई एम नॉट बाउंड टू टेल यू दिस। कौन कह रहा है? मैं जितना बोल रही हूँ उतना करो। तब जाके हमें 6:30 बजे के करीब यहाँ पे पटका उन्होंने, और यहाँ पे SHO मॉरिस नगर मौजूद थे, जो वहाँ से हमें खींचातानी करके लेकर आए। जब हमने उनसे पूछा कि आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए और आपने ऐसा क्यों किया, मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं, कह रहा आप तो वहाँ नहीं थे ना, आप गए होंगे फ्रेशन अप वगैरह होने। तो मैंने कहा फ़ोन तो करते कि आपके पास मेरा नंबर था, करता था, मैं भूल गया था फ़ोन करना। मैंने कहा आपने मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया? तब भी उन्होंने हंसते हंसते कहा मैं नोटिस देना भूल गया।
मुझे नहीं पता। क्या लगता है कि आगे आगे जो आपका प्रोटेस्ट चल रहा था और एक और चीज कही, आगे जब हमने continue उनसे चलेगा? पूछा, एक और चीज कही, जब हमने उनसे पूछा कि आपको किसी का ऑर्डर है सीपी का या ऊपर से डीएसपी का, किसी का डीसीपी का, सॉरी, किसी का ऑर्डर है, आपको ऊपर से किसी ने कहा है, तो वो करते हैं आप समझ ही लो हमारे हाथ में तो अभी कुछ नहीं रहा ना, हमें जो बोला गया हमने वो किया। दिस इज व्हाट ही सेड। आपका विरोध और एक और, सॉरी मैं भूल जाऊंगी, एसएचओ साहब जब बार बार हमें तंग करने आ रहे थे, खींचातानी कर रहे थे, उसके बाद एंड में हमें डिटेन करने से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में सीधे जो प्रॉक्टर ऑफिस है, प्रॉक्टर ऑफिस के अंदर एसएचओ गए, आईपीएस अधिकारी गई, उन्होंने आज वाइट सूट और ब्लू रेड सूट और वाइट शॉल पहना था, फोटोज है हमारे पास। आईपीएस अधिकारी वो मैडम और एसएचओ साहब प्रॉक्टर ऑफिस में गए, जिस प्रॉक्टर ने पहले भी मुझ पे धमकी दी है, पहले भी उस पर एफआईआर है हमारे ही केस में, उसने हमें वॉशरूम जाने के लिए मना कर दिया था, प्रोटेस्ट उठाने की, मारने की धमकी दी थी। वाइस चांसलर तक ने उसी प्रॉक्टर ऑफिस में जब एसएचओ साहब वहाँ से निकल के आए तब ये हुआ। और हमने अब एसएचओ साहब को पूछा आप कहाँ गए थे, कहते मैं तो वो वॉशरूम गया था, कि आपको एसएचओ के इशारे पे। हम पूरे देश के सभी लोगों से ये निवेदन करते हैं कि डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट अब हर एक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, और डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट वहाँ से दोबारा शुरू होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, जितना जिसमें जोरे लगा ले, लेकिन जब तक डॉक्टर रितु वहाँ नहीं बैठ जाती, देश की हर एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रितु के लिए प्रोटेस्ट करने का हम आह्वान कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ये लड़ाई आप सभी को हर एक यूनिवर्सिटी में लड़नी पड़ेगी, तभी इनको पता लगेगा कि भारत का संविधान बचाने के लिए देश के बहुजन पीछे नहीं हटेंगे, आगे और आगे ही बढ़ेंगे। हर एक यूनिवर्सिटी में हर एक छात्र का, हर एक टीचर का फ़र्ज़ है कि प्रोटेस्ट शुरू कर दें डॉक्टर रितु के फेवर में, पूरे देश की हर यूनिवर्सिटी में। अभिषेक जाटो आपको भी यहाँ पे लाया गया, क्या मतलब है, कैसे मतलब आपके साथ? देखिए, सबसे पहले जब सुबह जानकारी मिली, हम सफ़र में ही थे पहले से ऑलरेडी, जब जानकारी मिली कि दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसकी हम पूरे विश्व में चर्चाएं करते हैं, वहाँ की एजुकेशन की चर्चाएं करते हैं, वहाँ हमारी बहन के साथ इतना जातिगत जुल्म हुआ कि उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। वो पिछले 136 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठी है, पीसफुल प्रोटेस्ट। आप सुनना, पीसफुल प्रोटेस्ट। हम कोई वहाँ पे कोई आगजनी नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पे कोई चिल्ला चुल्ली नहीं कर रहे हैं, हम किसी का घेराव नहीं कर रहे हैं, हम सड़क घेर के नहीं बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से एक कोने पे अपना धरना लगा के बैठे हैं, जो हमारा राइट है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हमारे सबसे गुंडे नहीं हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडे नहीं हैं, हम किसी को आंखें नहीं दिखा रहे थे। लेकिन जब सुबह जानकारी मिली कि बहन का धरना पुलिस ने जाके जबरन वहाँ से हटा दिया, लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लोगों को गालियाँ दी, जाति सूचक गालियाँ दी, और लोगों को उठाया और मारा पीटा भी गया। उसके बाद हम तत्काल अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचे, और हमारे पहुँचते ही पुलिस ने मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर खींचातानी शुरू कर दी, और हमें इतनी बुरी तरह खींचा, आप यकीन मानिए कि आज देश में बहुजनों की, SC ST OBC माइनॉरिटी की क्या स्थिति हो गई है कि इस तरह से इतनी बर्बरता से पुलिस हमें खींच रही थी। हम पूछ रहे थे हमारा अपराध क्या है, अगर आपने धरना स्थल हटाना भी था उससे पहले नोटिस क्यों नहीं दिया, अगर आपने धरना स्थल हटाना भी था उससे पहले जानकारी क्यों नहीं दी, और अगर धरना पड़ना इतना गुनाह था तो 136 दिन वो चला कैसे। हम फिर से पूरे देश के लोगों से, समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं, यार अभी भी अपने घरों में रहोगे क्या, अभी भी सोते रहोगे क्या, अभी भी देखते रहोगे कि डॉक्टर प्रोफेसर रितु क्यों बैठी है। यार कुछ भी चीज़ें हो, इसका कोई भी मायना हो, आप सिर्फ ये देखिए कि आपकी बहन बैठी हुई है, जो डॉक्टर अंबेडकर की एक मुखर आवाज़ है, जो फूले शाहू पेरियार के आंदोलन की एक मुखर आवाज़ है, आप उसका हौसला बढ़ाने प्रोटेस्ट स्थल पे क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। यार तमाम लोगों के धरने करने बहुजन समाज के लोग पहुंच जाते हैं, तमाम लोगों के बीच उनके आंदोलनों को मजबूत करने हम पहुंच जाते हैं। देश के अंदर कोई भी आंदोलन हो, जब तक दलित समाज की भागीदारी नहीं होती है, कोई भी आंदोलन मजबूत नहीं होता। और आज दलित समाज की एक बेटी, डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाली एक बेटी, दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर 136 दिन से बैठी है। आप यकीन मानिए, दिल्ली जिसको हम भारत की राजधानी कहते हैं, यहाँ बड़े बड़े लोग धरना करते हैं, और हमारी बहन बैठी हुई, किसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। हमारा समाज क्यों सोया हुआ है। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, 2024 ज़्यादा दिन दूर नहीं है। 2024 के बाद अगर आज आपने गूंगे बहरे बने रहे, अगर आज आपने मुखरता से आवाज़ नहीं उठाई, तो अभी तो प्रोफेसर रितु है, आपके सामने खदेड़ के लाया जा रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लीगल टीम भी हमारे साथ है, महमूद प्राचा जी बड़े सीनियर वकील हैं, भाई भी बहुत सीनियर वकील यहाँ हैं। उसके बावजूद आप देखिए कि सत्ता के दमन की ताकत ये होती है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये कि हम लोग आज भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर से जब एक सवाल पूछा था कि आप रात रात भर क्यों जागते हैं, तो उन्होंने कहा क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है।
अगर आज भी आप सोए रहेंगे तो स्थिति इतनी बर्बर है कि डॉक्टर रितु है, अगला नंबर आपका भी हो सकता है, घरों में से निकाल के मारे जाएंगे। आज बहन के साथ आपके पास एक बड़ा मौका है, घर से बाहर निकलिए। और मैं यहाँ पे हम तमाम लोगों के साथ ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारी जितनी ताकत होगी, हमारे अंदर जितनी ताकत होगी, बहन हिम्मत मत हारना, हौसला बनाए रखना। पहले दिन जब मैं इनसे मिला था 4.5 महीने की यात्रा के बाद, तो यही कहा था कि हिम्मत मत हारना, जब आवाज़ दोगी जब खड़े नजर आएंगे। और फिर यही कहूँगा कि आज नौजवानों को किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन की कट्टरता छोड़ते हुए मान्यवर कांशीराम साहब का जो फॉर्मूला था सामाजिक परिवर्तन, उस सामाजिक परिवर्तन के लिए ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। और आप नहीं उतरे तो भूल जाना कि आप राजनीतिक परिवर्तन कर सकते हो। इसीलिए आज सामाजिक एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है। आपसी मतभेद को भूलिए ना। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये भी तो डॉक्टर अंबेडकर की बच्ची है जो 136 दिन से प्रोटेस्ट स्थल पे बैठी है। ये क्यों नहीं दिखाई दे रही है? मैं फिर कहूँगा बहन, पूरी मुकद्दर से डिसीजन लीजिए। जो डिसीजन आपका होगा उस डिसीजन पे हम तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं। पूरे देश से लोग बुलाने पड़ेंगे, पूरे देश से लोग बुलाएंगे, हाथ जोड़ के बुलाने पड़ेंगे, हाथ जोड़ के बुलाएंगे। हमारा समाज है, हमारी बात को सुन के ज़रूर आएगा। आप बड़ी मुखरता से वहाँ बैठने की तैयारी कर लीजिए। कल मेरठ के अंदर एक दलित महापंचायत है, उस महापंचायत से आने के बाद हम ये जुबान दे रहे हैं कि आपके साथ 24 आवर्स डटे रहेंगे। हम देखते हैं कि किसकी माँ ने दूध पिलाया कि आपके धरना स्थल को दोबारा वहाँ से हटा दें। धरना वहीं होगा। धरना जब तक दोबारा नहीं जम जाएगा, हम लोग रोज जाते रहेंगे। जितनी ताकत है अमित शाह साहब में सब लगा लें। अब परमानेंट एक ही काम है सब लोगों का, जो भी अम्बेडकरवाद को, संविधानवाद को मानते हैं। जब जिसके पास जितना टाइम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 आर्ट्स फैकल्टी पे जाएंगे, जितना समय है सब लगाएं। और वहाँ पे अब हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में लोग पहुँचे, ये हम आह्वान करते हैं। धरना वहीं से लगेगा और धरना वहीं से चलेगा और पूरा न्याय, संवैधानिक न्याय वहीं से होगा। अब दुनिया की कोई ताकत हमें वहाँ पे धरना करने से नहीं रोक सकती। और एक चीज़ और, ये ज़रूर याद रखें दिल्ली पुलिस के साथी और तमाम लोग, यहाँ अगर मान सम्मान आरएसएस के गुंडों का है ना, तो डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोगों का भी मान सम्मान है। राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त अगर अब ये आपका है तो हमारा भी आएगा। जो अन्याय हमारे साथ किया है, जो बर्बरता हमारे साथ की है ना, हैरेसमेंट का केस तो आप पे भी लगेगा। हमें किस तरह से, किस बर्बरता से खींचा, आखिर किस दोष के हम लोग आरोपी थे, इतनी बर्बरता पुलिस ने दिखाई है। पुलिस याद रखे, तेरे दमन का हम भी इलाज करेंगे बहुत जल्द। धन्यवाद। आपको भी उठा के लाया गया है यहाँ पे। देखिए, जिस तरीके से ये बर्बरता हुई है, हमारा दलित समाज और मुस्लिम समाज आज साथ खड़ा है। हम मुस्लिम समाज से हैं, पहले दिन से अपनी बहन रितु के साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से ये दमन हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। इसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज हमारे साथ जो इस तरीके से गुंडों की तरह जो पेशेवर गुंडे हैं, जो मुस्लिम है, आज वो सरकार के सरपरस्ती में फल फूल रहे हैं। और हम संविधान के मानने वालों को, अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को आज घसीटा जा रहा है। हमें जिस तरीके से हम पर जुल्म हो रहे हैं, ये ज़माना देख रहा है, ये तारीख याद रखेगी। हमारे साथ जो जुल्म जाती हो रही है, इसका हम सब अम्बेडकरवादी पूरे एक साथ खड़े हैं। और हम बहन रितु के साथ वही तनमंदर से खड़े हैं। मैं अपने समाज, मुस्लिम समाज के लोगों से और सभी लोगों से एक अपील करता हूँ कि इस आंदोलन में हिस्सा बने और अपनी ताकत और अपनी एकजुटता दिखाएं। आज दलित और मुस्लिमों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, हम आज पूरा मुस्लिम समाज इनके साथ खड़ा है और हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जो जुल्म जाती हो रही है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जितने भी दिन लगे, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इनकी गोलियों को भी देखेंगे, इनकी जेलों को भी देखेंगे। है सरकार